हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश चेरिया आप सभी का एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर अपने कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आई हुई वैकेंसी जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव और जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस की बात करेंगे कि उसके अंदर अपना क्या क्या सिलेबस रहेगा, और एक चीज ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से अपने इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो क्या रहनी चाहिए और कौन सी पोस्ट के लिए अपने को अप्लाई करना चाहिए। ठीक है ना, तो कंप्लीट जो है जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। अभी तक यदि आपने एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली अपडेट्स मिलते रहते हैं। साथ में सोशल साइंस की जो है थ्योरी और कंपटीशन लेवल से आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जाती है। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले जानिए कि आपके लिए जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स हैं इनके लिए 3 वैकेंसीज आई हुई हैं कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। एक तो मार्केटिंग की है, एक जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव की है और एक जूनियर असिस्टेंट की है। जो मार्केटिंग वाला है उसके अंदर थोड़ा सा अलग सिलेबस है, हालांकि जो आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन ये आने इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट और जीके ये तो सेम ही है। बस यहाँ वाला जो है एग्रीकल्चर वाला, यहाँ पर जो है थोड़ा सा चेंजमेंट है उसके अंदर। ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा सिलेबस है, लेकिन जो आपकी जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव और जो जूनियर असिस्टेंट जो है उसके अंदर लगभग आपका सेम सिलेबस है, थोड़ा बहुत ही चेंज है। ठीक है, तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि आपके जो मैंने नोटिफिकेशन वाली वीडियो भी डाली थी, यदि आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। इसके अंदर मैंने बताया था कि आपकी जो वैकेंसीज आई हुई है उसके अंदर क्या है, पहले जो 60 क्वेश्चन है वो इन 4 पार्ट में से आएंगे और बाकी जो 60 क्वेश्चन है वो आपके मेन सब्जेक्ट यानी एग्रीकल्चर से आने वाले हैं। टोटल आपके 120 क्वेश्चन आएंगे और 120 मार्क्स का ही आपका एग्जाम है, और 1/4 जो है वो नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है ना, आपको एक क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट मिलेगा, यानी 120 मिनट ही मिलेंगे आपको। तो इंग्लिश के अंदर जो है क्या पोर्शन रहेगा, तो इसके अंदर आर्टिकल्स आएंगे, प्रेपोजिशंस आएगी, वोकैबुलरी भी आएगी, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन भी आएगा, सिनोनिम्स आएंगे, जंबल्ड सेंटेंस आएगा। आपको एक चीज बता देता हूं, यदि आपने ये एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको सबसे ज्यादा जो कमांड बनानी है ना इस चीज पे बनानी है, इंग्लिश पे। ठीक है ना, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पे आती है और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स इसका फायदा उठाकर आगे निकल जाते हैं। क्योंकि मैथ और रीजनिंग जो है वो क्या है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अपने प्रैक्टिस करते रहते हैं तो समझ आ जाता है, लेकिन वोकैबुलरी वगैरह तो बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, तो इंग्लिश के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हालांकि एक चीज और बता देता हूँ, ये जो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाला एग्जाम है इसके अंदर जो है लेवल इतना हाई नहीं रहेगा। ठीक है ना, जैसा कि आईबीपीएस एएफओ के अंदर रहता है, आईबीपीएस एएफओ के अंदर थोड़ा सा हाई लेवल का जो है मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश आता है। ठीक है ना, तो चलिए देखिए, इंग्लिश के अंदर आपको यदि थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी होगी तो आप वो ज्यादा करिएगा। ठीक है ना, इनको आप थोड़ा कम टाइम दे सकते हो लेकिन इसको ज्यादा दीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर यदि आप अच्छे मार्क्स ले आओगे तो आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत कम हो जाएंगे। क्योंकि ये जो एग्जाम के लिए अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादातर ऐसे होते हैं कि वो उनको इंग्लिश के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आप यदि इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो आपके लिए बेस्ट पॉइंट रहेगा। इसके बाद में अपने रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग में क्या रहेगा, आपका सिलोनिज्म आएगा, सिलोगिज्म, कोडन इनक्वलिटी आएगी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आएगा, ऑर्डर एंड रैंकिंग आएगा, ब्लड रिलेशन आएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन आएगा, कोडिंग एंड डिकोडिंग और डेडुकेटिव लॉजिक आएंगे, डाटा सफिशिएंसी आएगा, सीरीज कॉम्प्लीशन आएगा, पजल्स आएगी और पैटर्न कॉम्प्लेक्शन आएगा। अब इसके अंदर आपको क्या याद रखना है कि जो रीजनिंग है उसका जो आपके सिलेबस दिया वो बहुत इजी दिया हुआ है, क्योंकि सिलोगिज्म है ये भी बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। कोडेड इनक्वलिटी, जो आपके आईबीपीएस एएफओ के अंदर इनक्वलिटी आती है वो सिंपल आती है, कोडेड नहीं आती, लेकिन आपके कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर कौन सी आएगी, कोडेड इनक्वलिटी आएगी। इसके बाद में डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बिल्कुल आसान टॉपिक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ब्लड रिलेशन। इसके अंदर जो सिर्फ जो मेरे को लगता है कि मुश्किल टॉपिक है वो पजल के अंदर, हालांकि आईबीपीएस एएफओ के अंदर जिस लेवल की पजल आती है उस लेवल की इसके अंदर नहीं आएगी। ठीक है ना, इसके अंदर जो है थोड़ा से लो लेवल की जो पजल्स आएगी। ठीक है ना, जो आईबीपीएस एएफओ है उसके अंदर सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स जो है वो बहुत हाई लेवल की आती है। ठीक है ना, इसके अंदर आपको जो है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पजल्स के अंदर या डाटा सफिशिएंसी के अंदर आ सकती है। ठीक है ना, इसके अलावा रीजनिंग आप जो है लगभग जो ये टॉपिक दे रखे हैं ये लगभग आपके 25 से 30 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। यदि आप डेली 1-2 घंटा देते हो रीजनिंग को तो भी आपकी टॉपिक आसानी से कवर हो जाएंगे। इसके बाद में अपने बात करते हैं क्वांट की।
अब देखो, जो स्टूडेंट्स आईबीपीएस सीएफओ की तैयारी करते हैं ना, वो क्या करते हैं कि उनके अंदर, उनके लिए एक सेकंड रुकिएगा, उनके जो सिलेबस है ना उसके अंदर जो है क्वांट के अंदर वो क्या करते हैं, अर्थमेटिक नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं उसके अंदर डीआई कवर करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर क्या है 25 नंबर की आपके डीआई आ जाती है, तो वो ज्यादातर उस डीआई पे फोकस रखते हैं, ठीक है ना, वो अर्थमेटिक बहुत कम करते हैं। आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे होंगे, आप भी तैयारी करते तो आप लोगों को भी टीचर ये कहते हैं कि आप डीआई कवर कर लो, आपका आईबीपीएस का प्रीलिम्स जो है वो कवर हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा। तो क्वांट के अंदर यहाँ पर जो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसने डीआई बिल्कुल दिया ही नहीं है, ठीक है ना, इसके अंदर सारी की सारी जो है अर्थमेटिक है, ठीक है ना। तो इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है, एक है आपका रेशियो और प्रोपोर्शन का है, टाइम एंड वर्क का है, स्पीड एंड डिस्टेंस का है, परसेंटेज एंड एवरेज का है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का आ गया, प्रोबेबिलिटी का भी टॉपिक है, और सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का है, ठीक है ना। मतलब इसके अंदर भी लगभग आपके 7-8 टॉपिक हैं, ठीक है, जो कि आपके आसानी से कवर हो जाएंगे। लेकिन ये अर्थमेटिक है भाई साहब, अर्थमेटिक जो है उसको समझना जरूरी होता है, और यदि आपने अर्थमेटिक को अच्छे तरीके से कवर कर लिया ना, तो आपके नंबर जो है कहीं पे नहीं कटेंगे, क्योंकि मैथ जो सब्जेक्ट है उसके अंदर यदि आपने फॉर्मूले याद कर रखे हैं ना, तो आपके अच्छे तरीके से क्वेश्चन होने के चांसेस है। यदि आपने फॉर्मूले ही आपको याद नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। और ये जो सारी अर्थमेटिक है वो सारी फॉर्मूलों पे टिकी होती है, ठीक है ना, सारी की सारी जो अर्थमेटिक है वो कंसेप्ट पे है। आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो, वरना आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। इसके बाद में जीके आता है। जीके के अंदर आपका इंडियन जियोग्राफी आएगी, इंडियन ट्रेड एंड इकोनॉमी आएगी, ठीक है ना, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन ट्रेड एंड इकोनॉमी आएगी, और क्या आएगा, करंट अफेयर आएगा। करंट अफेयर्स किसके आएंगे, वर्ल्ड और इंडिया के जो साइंटिफिक रिसर्च होते हैं, जो अवार्ड्स दिए जाते हैं, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, और वर्ल्ड जियोग्राफी है, उसके करंट अफेयर आएंगे, ठीक है ना। तो आपको करंट अफेयर कवर कर लोगे तो भी आपका ये सारा जीके वाला कवर हो जाएगा। इंडियन जियोग्राफी और इंडियन ट्रेड एंड इकोनॉमी 2 टॉपिक और बचते हैं इसके अलावा, ठीक है ना। तो आपको करंट अफेयर्स पर अच्छी तरीके से कमांड बनानी होगी, और करंट अफेयर्स जो है उनको याद करना थोड़ा सा आसान रहता है, बाकी जो होती है उसको थोड़ा सा मुश्किल होता है। और राजस्थान का जीके तो बहुत ज्यादा होता है, उसके कंपेरिजन में तो यहाँ पे बहुत कम जो है आपसे पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो आपको जीके का पोर्शन भी अच्छे तरीके से कवर करना है। अब देखिए, अब ये हो गया आपके 50 क्वेश्चन इसके आएंगे, 50 इसके आएंगे, 15 इसके आएंगे, 15 इसके आएंगे, टोटल कितने हो गए भाई, 60 क्वेश्चन हो गए। ये तो हो गए आपके 60 नंबर के जो ए पार्ट है वो कंप्लीट। अब जो बी पार्ट है जिसके अंदर आपका सब्जेक्टिव नॉलेज आता है, मतलब आपके एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चन आएंगे। अब जो आपका जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव था और जूनियर असिस्टेंट था, उसके अंदर ये जो आपका ऐसे मान सकते हैं कि ये मान लो प्री है, ठीक है ना, मानने के लिए, मतलब उसके अंदर ये सारा सेम है। सिर्फ जो आपका एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है, आपके जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव के अंदर तो ये सारे टॉपिक आएंगे, और जो आपका जूनियर असिस्टेंट है उसके अंदर जनरल डायमेंशन जुड़ जाते हैं, और आपका एक्सटेंशन जो सब्जेक्ट है वो भी उसके अंदर एक्स्ट्रा से जुड़ जाता है। सिर्फ 2 टॉपिक जो है, या आपने ऐसे बोल सकते हैं कि 2 सब्जेक्ट जुड़ जाते हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए। बाकी जो जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव है उसके अंदर ये सारा, और जूनियर असिस्टेंट के अंदर ये सारा सिलेबस जो है वो कॉमन रहता है। वो भी बताऊंगा लास्ट के अंदर कि कौन सी जॉब आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। तो चलिए पहले अपने सिलेबस को देख लेते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपकी इकोनॉमिक्स आएगी। इकोनॉमिक्स में क्या आएगा, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स में आपको मार्केटिंग, ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। फार्म पावर एंड मशीनरी, मतलब आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की भी नॉलेज अच्छी तरीके से होनी चाहिए। फार्म पावर एंड मशीनरी, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, मेरे लिए तो सबसे बोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, ठीक है ना। मेरे को सबसे बोरिंग सब्जेक्ट ये लगता है एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी। आप सभी को लगता है या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरे को वैसे बोरिंग नहीं लगता। मैं क्या बीएससी में था उस टाइम, मैं शायद 3rd ईयर के अंदर लगती है, एंटो का एक कोर्स लगता है, वो मतलब उसके सारा जो कोर्स लगा था उसके सारे नोट्स जो थे वो लगभग 20 पेज के थे, 20-25 पेज के थे। और मेरा एग्जाम जो है वो इस टाइप से हुआ था कि मेरे 95 प्लस मार्क्स आएंगे, क्योंकि उस टाइम न्यूटन भी बहुत अच्छी तरीके से हुई थी, सारा कुछ था। लेकिन जब रिजल्ट आया ना, बहुत दुख हुआ, और हमारे कॉलेज के अंदर 120 में से 116 बच्चों की बैक आई थी 20 पेज के नोट्स के अंदर, ठीक है ना। मतलब उस दिन मेरे को सच में रियलाइज हुआ था कि यार यूनिवर्सिटी टारगेट क्यों करती है, ठीक है ना। मैं पूरे कॉलेज के अंदर सिंगल स्टूडेंट हूँ जिसने ऑल क्लियर जो है डिग्री अपनी कंप्लीट की है। बाकी किसी न किसी स्टूडेंट की 119 बच्चों की किसी न किसी सेमेस्टर के अंदर बैक आई है, लेकिन मेरी पूरी डिग्री के अंदर कभी भी बैक नहीं आई, ठीक है ना।
तो उस दिन मेरा विश्वास उठ गया था इस चीज से कि यार एंटो अपने जितना भी अच्छा कर ले कवर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो पेपर यार इतना आसान हुआ था। यूनिवर्सिटी ने टारगेट बना लिया उस सब्जेक्ट को और सारे के सारे नंबर कट गए और उसमें मेरे शायद लगभग 60 मार्क्स ही आए थे, ठीक है ना। तो 60 मार्क्स का होता है, तो वहां से मेरा एंट्रो से थोड़ा सा दूर हो गया था, ठीक है ना, मेरे को एंट्रो अच्छी लगने लगती थी। इसके बाद में आता है क्रॉप पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी और सोइल माइक्रोबायोलॉजी। कहाँ रहेगी? एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी और सोइल माइक्रोबायोलॉजी दोनों आपके अच्छे तरीके से कवर होने चाहिए। मतलब अपना जो सब्जेक्ट है सोइल साइंस जो इस यूट्यूब पे चलता है उसमें से सिर्फ सोइल माइक्रोबायोलॉजी ही आएगी। सॉरी स्टूडेंट्स, वीडियो बीच के अंदर बंद हो गई थी। मैंने तो मेरे हिसाब से ये सारा समझा दिया था, लेकिन बाद में जाके देखा तो नहीं था कवर यहाँ से, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी आएगी, ठीक है ना, जो भी एग्रोनॉमी की प्रिंसिपल्स हैं वो सारे। फील्ड क्रॉप्स भी आएगी, ठीक है ना, और वीड मैनेजमेंट भी आएगा। और ये काम करना, यदि आप लोगों ने एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रखा तो आप जल्दी से जाकर उस चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि उस पर मैं क्या है, ये जो वीड मैनेजमेंट जो है इसके लगभग मैंने 20-25 पेज के नोट्स बना रखे हैं, वो सारे की सारे पीडीएफ मैं जो आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। यदि आप लोगों ने वो पीडीएफ अच्छे तरीके से कवर कर लेना तो आपका वीड मैनेजमेंट का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। तो वीड मैनेजमेंट के जो नोट्स है वो टेलीग्राम चैनल पे आपकी सेंड कर दूंगा मैं। इसके बाद में अपने बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग से, इसके अंदर क्वेश्चन आएंगे डायमेंशन ऑफ एग्रीकल्चर फार्मिंग, ठीक है ना। ये तो हो गया अपने मेन एग्रीकल्चर के। अब कॉटन वाले में से क्या आएगा, तो कॉटन प्रोक्यूरमेंट है वो आएगा आपका, और कॉटन एरिया कितना उसका एरिया है, कितना प्रोडक्शन होता है, उसकी एड कौन सी वैरायटी सबसे ज्यादा एड देती है, कौन सी कम देती है, ठीक है ना। और कॉटन सिनेरियो बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉटन, ठीक है ना, क्या क्या उसका सिनेरियो रहता है, ठीक है ना, और कौन कौन सी इसकी स्पीसीज है। मतलब कॉटन से रिलेटेड आपको एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना, क्योंकि कॉटन कॉर्पोरेशन ने वैकेंसीज निकाली है, तो आपको कॉटन के बारे में अच्छे तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। हालांकि आज माइक नया लगाया है, हो सकता है आपको वॉइस के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। मैंने पहले वीडियो बनाकर देखी तो मुझे सही लगा, और अब इसके अंदर कैसी क्वालिटी आएगी तो वो मुझे नहीं पता है, वो वीडियो के बाद ही पता लगेगा। अब बात अपने करते हैं ये सिलेबस की, तो बात कर ली। अब अपने ये देखते हैं कि कौन सी जॉब अपने लिए बेस्ट रहेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव और जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस सारा सेम है, सिर्फ जो मेन सब्जेक्ट है उसके अंदर आपके जूनियर असिस्टेंट के अंदर एक और जुड़ जाएगा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और जनरल डायमेंशन, ऐसा कुछ करके एक और जो है टॉपिक जुड़ जाता है, बाकी सारा सेम है। अब देखो, यदि आप लोगों ने फील्ड जॉब करनी है तो आपको जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव का फॉर्म भरना है, और ये क्योंकि उसके अंदर ऑफिस वर्क थोड़ा होता है, बाकी फील्ड वर्क ज्यादा होता है। यदि आप चाहते हो कि हमें ऑफिस वर्क ही मिले, तो ऑफिस वर्क करना चाहते हो तो जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई है उसके लिए आप अप्लाई कर दीजिएगा, जो लगभग 20 वैकेंसी आई हुई है, ठीक है ना, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। वो बिल्कुल जो है ऑफिस जॉब है, ठीक है ना। खासकर जो है गर्ल्स जो होती है, ज्यादातर गर्ल्स को क्या है, ऑफिस जॉब जो है बढ़िया प्रेफरेंस देती है वो उनको, ठीक है ना। तो आप गर्ल्स जो भी है इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि एक ऑफिस जॉब है, ठीक है ना, आपको ऑफिस के अंदर रहकर इसका वर्क करना होगा। ये आपका सिलेबस हो गया। अब अपने इसको क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं, साथ साथ में बताता आ रहा था, और भी इसके अंदर मैं कुछ पॉइंट बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले मेरी एक चीज हमेशा याद रखना कि राह जो है, संघर्ष की जो राह होती है उसके अंदर कोई साथ नहीं होता, काफिला तो सफलता के बाद मिलता है, ठीक है ना। जो भी अपना काफिला बनेगा वो सफलता के बाद मिलेगा। कोई भी जो भी अपने पारिवारिक दोस्त हैं वो, ठीक है ना, अपने जो फ्रेंड्स हैं सारे, ठीक है ना, जो परिवार के अंदर अपने साथ जो रहते हैं वो भी उसी टाइम में अपने से बातें करेंगे, ठीक है ना। उससे पहले करेंगे यार ये तो पढ़ता रहता है ना, तो हमारे साथ बोलता, बाद में तो अपनी खूब बढ़ाइयां करेंगे, वही चीज होता है, ठीक है ना। तो ये चीज मोटिवेटिव चीज जो है याद रखना कि काफिला तो सफलता के बाद ही बनेगा। अब देखिए, इसके अंदर आपको मैंने जैसा कि बताया कि आपको इंग्लिश पे कमांड बनानी है, इंग्लिश पे कमांड बनाना जरूरी है। रीजनिंग आपका लगभग 25 दिन के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्वांट के अंदर जो है अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक को आपको प्रैक्टिस के अंदर लाना होगा, कवर हो जाएगी लेकिन प्रैक्टिस उसकी डेली करनी होगी, तभी आपकी अर्थमेटिक अच्छे तरीके से कमांड बन पाएगी। जीके के अंदर जो है आपको करंट अफेयर्स पे अच्छी कमांड बनानी है। एग्रीकल्चर के अंदर आपको क्या करना है, अभी देखो आपके पास चार, लगभग ऐसे समझ के चलिए कि 3-4 महीने के बाद ही पेपर होगा, तो ये आपका जो आपको 60 क्वेश्चन इसके आने हैं, ये तो आसानी से तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके अंदर सिर्फ आपको इंग्लिश पे ज्यादा रखना है। अब मेन इसके 60 क्वेश्चन आने एग्रीकल्चर के, तो इसके अंदर जो है मेन अपना क्या है, कॉटन है, तो कॉटन से लगभग आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो मेन आपको कॉटन का तो हर एक पॉइंट आपको रट देना है। इसके बाद में अपने को
कोई भी आपको लगता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आपको कोई भी लगभग ज्यादातर क्या होते हैं, करते हैं कि सर हमारे पास फीस नहीं है, हम बैच नहीं कर सकते। तो भाई साहब यूट्यूब जो है वो इसीलिए बना है, जिससे मैं सोशल साइंस की वीडियो बनाता हूँ, ठीक है ना। मतलब आपको सोशल साइंस के अंदर कोई भी डाउट नहीं आता मेरी क्लास लेने के बाद। ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जो एग्रोनॉमी की डालते हैं, एक्सटेंशन की डालते हैं, एंटोमोलॉजी की डालते हैं। तो वहां पर मतलब जो यूट्यूब है उस पर बहुत सारा डाटा पड़ा है, बस पढ़ने वाले होने चाहिए, ठीक है ना। अब आपकी गलती होगी कि आप ना पढ़ो। बाकी सोइल साइंस के अंदर जो भी जैसा कि जेआरएफ का आता है सोइल साइंस का पेपर, जो फिजिकल साइंस के नाम से आता है, उसके अंदर मैंने जो सोइल साइंस करिकुलम है उसके सारे क्वेश्चन आपकी कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको अलग से बेच लेने की जरूरत ही नहीं है। आपने यदि मेरी हर एक क्लास प्रॉपर तरीके से ली हुई है तो आपका जेआरएफ का पेपर भी आसानी से क्वालिफाई हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको ये जो है सिलेबस जो है वो अच्छे तरीके से करे रखना होगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उस पर मैं उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उस पर मैं वीडियो मैनेजमेंट वाली पीडीएफ जो डाल दूंगा। और साथ में 1 तारीख से उस पर रेगुलर जो है लगभग 10 क्वेश्चन जो है आने स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और अभी तक यदि आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।